नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, तो आपको पता है कि हिस्ट्री के लिए जो है अलग से सीरीज जो चलाई गई है उसका ये पार्ट है। हिस्ट्री के लिए हमने कौन सी सीरीज चलाई है? हिस्ट्री के लिए हमने सफलता सीरीज जो है वो चलाई हुई है और सफलता सीरीज का ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 131 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द माइनर डॉटर ऑफ केशव चंद्रा सेन वॉज मैरिड टू अ 16 ईयर ओल्ड महाराजा ऑफ विच प्लेस। तो बोलते हैं कि किस स्थान के 16 वर्षीय महाराजा के साथ केशव चंद्र सेन की जो अवयस्क पुत्री थी उनका विवाह किया गया था। तो देखो, केशव चंद्र सेन की जो माइनर डॉटर थी उनका विवाह कर दिया गया था। ये जो कूच बिहार के जो यहाँ के महाराजा हुआ करते थे उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब कूच बिहार के महाराजा के साथ जो था वो केशव चंद्र सेन की डॉटर का विवाह कर दिया गया था। हम केशव चंद्र सेन के बारे में पहले जानेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो जानेंगे कि किस तरह से पूरी बात हुई थी। अब देखिए, प्रार्थना समाज की आप बात करते हैं ना, तो 1867 में केशव चंद्र सेन ने जो था वो आत्माराम पांडुरंग की सहायता की थी इस प्रार्थना समाज को स्थापित करने के लिए। ये आपने ध्यान रखना है। उससे पहले केशव चंद्र सेन ने जो था वो बड़ा अहम योगदान जो था वो ब्रह्मो समाज में भी जो था वो दिया हुआ था। ब्रह्मो समाज में जब देखो, ब्रह्मो समाज को एक अलग से जो था वो एनर्जी प्रोवाइड करवाई गई केशव चंद्र सेन के द्वारा। इनको जो था वो आचार्य बनाया गया था ब्रह्मो समाज का, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे ना उनके द्वारा बनाया गया था। परंतु 1865 में जो था वो इन्हें ये आचार्य के पद से जो था वो क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया था। और केशव चंद्र और उनके जो फॉलोअर थे ना उनके द्वारा एक अलग से समाज की स्थापना की गई जिसको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कहा गया, और 1866 में इसकी स्थापना की गई। अब जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर का समाज जो था वो आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जो था वो जाना जाने लगा। ये ध्यान रखें। बाद में चलकर केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसमें भी जो था वो दरार ये फूट देखने को मिली जब 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी डॉटर का विवाह जो था वो कर दिया कूच बिहार के महाराजा के साथ। माइनर थी अभी, कहीं पर इनकी एज 16 ईयर और कहीं पर 13 ईयर जो है वो लिखी गई है। और उसके बाद 1878 में फिर से केशव के साथ द्वारा जो था वो केशव के द्वारा जो था एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको साधारण ब्रह्मो समाज जो था वो कहा गया। तो इस तरह से जो था ये पूरा सिनेरियो जो था वो रहा था। ये हमने सारा जान लिया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपका डेफिनेटली गलत नहीं होगा। 132 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एचएएस एलाइड और बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में देखने को मिला है। स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से इंडिविजुअली मैच करने को आ जाता है और इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक्ट जो था वो कब आया था। तो हम हर एक एक्ट की जो था वो डिटेल में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले दिया गया है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो 1904 में ही जो था वो आया था। ये बिल्कुल सही जो था वो मैच किया गया है। और अगर हम दूसरे नंबर पर जो हंटर कमीशन दिया गया है, हंटर कमीशन की बात करते हैं, तो ये 1882-83 में जो था वो आया था। तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से जो था वो मैच यहाँ पर किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर वर्धा कमीशन, वर्धा स्कीम, जो शिक्षा के लिए एक बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना लाई गई थी। ये कौन से ईयर में लाई गई थी? ये 1937 में ही जो था वो लाई गई थी। तो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जो था ये 1937 में आई थी। ये भी बिल्कुल सही तरीके से जो था यहाँ पर मैच किया गया। अब हमारे पास एक ही बच जाता है, जब रॉन्गली पूछा गया है तो डेफिनेट सी बात है कि यही जो है वो रॉन्ग वे में जो है वो मैच किया गया होगा। क्या है ये? इसमें दिया गया है द रिपोर्ट ऑफ सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन की अगर हम बात करते हैं ना, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, ये आया था 1917 में। 1917-1919 में के बीच में जो था ये आया था। तो 1917 या 1919 जो है वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1910 में नहीं आया था। अब यहाँ से ये आपने ध्यान रख लिया। और भी क्या कोई इस तरह की कमीशन है एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं? तो आपको वुड्स डिस्पैच कमीशन ध्यान रखना है जो 1854 में आया था। और उसके बाद हंटर कमीशन ध्यान रखना है जो 1882-3 में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का ध्यान रखना है। और आपको सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19 का याद रखना है। एक हार्टंग कमीशन भी आया था। हार्टंग कमीशन जो था वो कब आया था? ये कमीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है और 1929 में जो था ये कमीशन आया था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1929 इसको भी ध्यान रखें। और वर्धा स्कीम आपने जान ली 1937 की। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको इसी तरह जो है वो टिप्स पर याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल सही टिक करके आएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ गुरुकुल पार्टी ऑफ आर्य समाज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन जो था वो आर्य समाज के गुरुकुल दल का सदस्य नहीं था। आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं ना, तो आर्य समाज में ना अलग आर्य समाज दो भागों में बंट गया एक तरह से। आर्य समाज जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो था वो फाउंड किया गया था। बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है 1893 में कि आर्य समाज जो था वो दो भागों में बंट जाता है। ये मैं पूरी भूमिका बता रहा हूँ आपको बेसिक से। तो देखो, दो भागों में बंट जाता है 1893 में। 1893 में जो इसके दो भाग होते हैं, उनका नाम एक का नाम होता है गुरुकुल समाज या फिर गुरुकुल पार्टी इसको कह दिया गया, और दूसरी होती है कॉलेज पार्टी। गुरुकुल पार्टी और कॉलेज पार्टी, ये आपने ध्यान रखना है। अब गुरुकुल पार्टी और कॉलेज पार्टी के लीडर भी अलग अलग थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुरुकुल पार्टी ऑफ आर्य समाज की। तो गुरुकुल पार्टी ऑफ आर्य समाज के मेंबर जो नहीं थे इनमें से वो थे 133 का जो है वो ऑप्शन नंबर सही है, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो था वो इसके मेंबर नहीं थे। गुरुकुल पार्टी जो था ना, इसके जो मुख्य रूप से लीडर थे, वैसे तो देखो इसमें लाला मुंशी राम आते थे, राला राम आते थे, लेख राम, महात्मा हंसराज आते थे, मुंशी राम तो हमने जान ही लिया ये आते थे। उसी तरह कॉलेज पार्टी के साथ भी जो था वो अलग अलग मेंबर जो था वो जुड़े हुए थे। इसमें कौन कौन थे? इसमें लाला लाजपत राय आते थे, लाला हंसराज जो था वो आते थे। और ये जो कॉलेज पार्टी थी ना, ये इंग्लिश टीचिंग को लेकर, साइंस लिटरेचर को लेकर ये इन चीज़ों को सपोर्ट करती थी, इन चीज़ों का समर्थन ये करती थी। गुरुकुल पार्टी नाम से पता चल रहा है कि ओल्ड स्कूल नेम है, तो ये जो है वो किस तरह से डील करती थी, ये जो है ये वैदिक एजुकेशन को जो है वो बहुत प्रमोट करती थी, इसका जो है वो समर्थन करती थी। तो इस तरह से जो है ये पूरी बात है, ये आपने जान लिया कॉलेज पार्टी और गुरुकुल पार्टी के बारे में। सफलता सीरीज में ना आपको हिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हमने पहले ना शायद किसी और फॉर्म में ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं सफलता सीरीज में। मैंने पहले भी डिटेल में आपको इनके बारे में समझाया हुआ है। आगे बोलते हैं हु स्टार्टेड द अहमदिया मूवमेंट। तो बोलते हैं कि ये अहमदिया मूवमेंट एक चली थी ना, इस मूवमेंट को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब मूवमेंट की बात की जा रही है, अहमदिया मूवमेंट की, तो इसको जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 का पहले सही आंसर देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन ए सही आंसर है, इनके द्वारा जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। अहमदिया जो है वो अहमदिया फॉर्म ऑफ सेक्ट है इस्लाम में, एक ये ध्यान रखना है। और मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो था ये मूवमेंट चलाई गई थी, कौन से ईयर में चलाई गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1889 में जो था ये मूवमेंट चलाई गई थी। अब इसे 1889 में चलाई गई थी, ये एक लिबरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी। ये जो है यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करते थे, ये ब्रह्मो समाज के तरह ही जो था वो खुद को बताते थे, और इनका जो प्रिंसिपल था, इनका जो सिद्धांत था, वो किस सिद्धांत के ऊपर ये काम करते थे? ये काम करते थे रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी की, सभी ह्यूमैनिटी जो है वो उनका एक ही धर्म है, इस तरह की बातें जो था ये करते थे ये। और जिहाद को जो था वो ऑपोजिट, इसका विरोध भी ये करते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एजुकेशन को लेकर भी थोड़ी थोड़ी बातें इन्होंने की थी। तो ये अहमदिया मूवमेंट के बारे में ध्यान रखें। अहमदिया मूवमेंट के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, वो क्या पूछा गया है? एक तो इसकी स्टार्टेड किसके द्वारा की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी, और बेसिक क्या ये इस्लाम को सपोर्ट करता था या नहीं। तो ये अपोज करता था जिहाद को, और इस्लाम का तो था ही ये एक सेक्ट के रूप में ही, परंतु जिहाद को ये अपोज करता था, ब्रह्मो समाज की तरह खुद को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्क ऑफ नील दर्पण। तो बोलते हैं कि नील दर्पण का जो कार्य था, पुस्तक नील दर्पण जो है, इसके बारे में कौन सा सही क्या है, कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है। तो ये एक बंगाली प्ले था, नोवेल नहीं था, ये एक प्ले था, ए प्ले इन बंगाली। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, अब प्ले इन बंगाली जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नील दर्पण किसके द्वारा जो था वो ये प्ले लिखा गया था? तो ये आपने ध्यान रखना है कि बंगाली प्ले था, और दीन बंधु मित्रा के द्वारा जो था वो लिखा गया था। एग्जामिनर जब बड़े ही डिटेल में पूछना चाहे तो वो ये भी पूछ लेता है कि कौन से ईयर की ये बात है। तो ये 1858-59 की जो है वो बात है जब ये लिखा गया था, ये आपने ध्यान रखना है। 1858-59 इसी के अराउंड की बात है जब ये दीन बंधु मित्रा के द्वारा जो था वो लिखा गया था। कहाँ पर और कब पब्लिश किया गया था? तो ढाका में, ढाका जो बांग्लादेश में प्रेजेंटली पड़ता है, और ये ढाका में पड़ता था, और इन 1860 की बात है, 1860 की ये बात है, ये आप ध्यान रखें। और ये जो था वो जो बाद में चलकर इंग्लिश में भी जो था वो ट्रांसलेट किया गया, और माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा जो था वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इस प्ले का जो मेन कॉन्टेक्स्ट था, जो इसका मेन जो कॉन्टेक्स्ट था, जो क्या दिखाता था ये, तो जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था ना बंगाल में, उसको जो था ये मुख्य रूप से दर्शाता था। ये भी आप ध्यान रखें कि इंडिगो रिवोल्ट को लेकर ये मुख्य रूप से दर्शाता था।
अच्छा, यहाँ से अगर कुछ डिस्कस करना हो तो मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंट जो जर्नल थे उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बंगाल गैजेट, ये आपको पता होना चाहिए, 1780 कलकत्ता में जो था वो पब्लिश हुआ था, और जेम्स अगस्तन हिक्की के द्वारा जो था वो पब्लिश किया गया था। ये आप ध्यान रखें। अमृत बाजार पत्रिका, ये भी जो था इम्पोर्टेंट है, और ये जो था वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा जो था वो पब्लिश किया गया था। ये ध्यान रखना है। इंडियन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर और एन सेन के द्वारा 1862 में पब्लिश किया गया था। केसरी और मराठा, ये दोनों ही जो था वो बाल गंगाधर तिलक के पब्लिकेशंस थी, तो इन दोनों को भी जो है वो याद यहाँ से रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ रिवल्ट ऑफ 1857 हु इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज रीजन। अब देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, उसके कुछ लीडर यहाँ पर दिए गए हैं, और बोलते हैं कि कौन सा लीडर उसके रीजन के साथ जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अब देखो जो नहीं मैच किया गया है सही रूप में, वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आंसर ऑप्शन बी है, खान बहादुर खान मेवात। अब खान बहादुर खान ने जो था वो इनका रीज़न ये नहीं था, इन्होंने कहाँ पर इसको लीड किया था ये आपको पता होना चाहिए। बरेली में खान बहादुर खान ने जो था वो लीड किया था 1857 का विद्रोह, ये आपने ध्यान रखना है। और इस विद्रोह को यहाँ पर जो उस दौरान ब्रिटिश ऑफिशियल थे इसको दबाने के लिए, वो सर कॉलिन कैंपबेल थे, उनका नाम भी ध्यान रखना है आपने। अब हम अलग अलग रीज़न की बात करते हैं कि किस तरह से 1857 के विद्रोह की पूरी बात है। देखो 1857 के विद्रोह के बारे में आपने पूर्णतः रूप से अगर ध्यान रखना है तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात करनी पड़ेगी। जब ये मेरठ से जो था वो स्टार्ट हुआ था, मई 9 1857 को जो था ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है मई 10 को जो है दिल्ली की ओर मार्च पहुँच जाता है जाकर। और फिर दिल्ली में इसको कौन लीड करता है, तो दिल्ली में इसके लीडर होते हैं बहादुर शाह सेकंड, और इनके जनरल होते हैं बखत खान, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद अलग अलग रीजन इंडिया के वहाँ पर ये जाकर फैल जाता है, जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल जो था वो इसको लीड कर रही थी। और कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर में ये जो है वो नाना साहिब की अध्यक्षता में देखने को मिलता है, और तांते टोपे भी यहाँ पर साथ में ही होते हैं। और ग्वालियर में भी जो है नाना साहिब, झांसी की बात करते हैं पहले, झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई होती हैं, और जो ग्वालियर होता है वहाँ पर तांते टोपे के प्रभाव में ही देखने को मिलता है। उसके बाद अलग अलग रीज़न और भी थे, जैसे बरेली में हमने खान बहादुर खान पढ़ लिया, हमने बिहार में कुंवर सिंह का नाम सुना है, और अपने हिमाचल की ओर जब चलते हैं तो कुल्लू में जो है हमें राजा प्रताप सिंह देखने को मिलते हैं, फैजाबाद में जो है वो मौलवी अहमदुल्ला देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है हमें अलग अलग रीजन में जो था वो इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं कि किस किस तरह से जो है ये चलता है। तो यही एग्ज़ाम में पूछा गया, तो ये ध्यान रखें। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि खान बहादुर खान जो था वो कानपुर में लीड कर रहे थे, और कानपुर में जब ये लीड कर रहे थे तो उसको दबाने के लिए जो है वो सर कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया था, उन्होंने इसको दबा भी दिया था बाद में चलकर। अगला क्वेश्चन देखें 137, बोलते हैं व्हेन वाज द इनकम टैक्स इम्पोज्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया में थी, औपनिवेशिक सरकार भारत में थी, इसके द्वारा इनकम टैक्स जो था वो कब लगाया गया था। तो इसके द्वारा इनकम टैक्स 1860 में जो था वो लगाया गया था। 1860 में ये इनकम टैक्स जो था वो इसके द्वारा लगाया गया था। इनकम टैक्स के बारे में कॉलोनियल गवर्नमेंट से हमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु देखो इनकम टैक्स डे भी जो है वो मनाया जाता है, जिसको हम आयकर दिवस जो है वो कहते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जुलाई में, जुलाई महीने में, ये 24 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। तो आयकर दिवस आपने यहाँ पर जुलाई 24 जो है वो ध्यान रखना है कि मनाया जाता है, जिसको इनकम टैक्स डे के रूप में हम कहते हैं। अब देखो हमें ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, हमने जो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो टैक्स देखो हमें डायरेक्ट रूप में हम जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं ना, वो तो डायरेक्ट टैक्स कहला दिया गया। जो जो हम टैक्स देते हैं ना, जो इनडायरेक्ट वे में होता है, उसको जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि आपने इनकम के ऊपर अपने टैक्स दिया तो वो डायरेक्ट टैक्स का रूप आएगा। आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दिया तो वो भी डायरेक्ट टैक्स है। कोई गिफ्ट है उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं तो वो भी डायरेक्ट टैक्स है। कॉरपोरेशन टैक्स होता है एक, वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। वेल्थ के ऊपर जो टैक्स आप देते हैं अपनी, वो भी जो है वो डायरेक्ट टैक्स आता है। ऑन द अदर हैंड हम इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो है हमारे पास सेल्स टैक्स आता है, वहाँ पर हमारे पास कस्टम टैक्स आ जाता है, कस्टम ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी होती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स होता है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो देते हैं।
अभी तो समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल बताऊं। अब देखो, हम अपनी जेब से जब डायरेक्ट रूप में टैक्स दे रहे हैं ना, वो तो डायरेक्ट टैक्स आ गया। अब हम देखो, हम डायरेक्टली टैक्स नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम दुकानदार को पहले टैक्स दे रहे हैं, या फिर दुकानदार हमसे इनडायरेक्टली टैक्स किसी चीज़ पर काट ले रहा है और फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स आ गया कि कोई हमसे टैक्स तो कलेक्ट कर रहा है परंतु फिर वो गवर्नमेंट को उसको दे रहा है, मतलब हमसे डायरेक्टली नहीं मांग रहा, वो उसमें इंक्लूड है सारा, तो वो जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी हो गया यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का सदस्य नहीं था। अब हम इनमें से जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, हम बात करते हैं कि हिंदू महासभा का मेंबर नहीं था, तो 138 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जो था वो हिंदू महासभा के मेंबर नहीं थे। बाकी BS मुंजे की बात करते हैं, लाला लाजपत राय की बात करते हैं, मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं, तो ये हिंदू महासभा के मेंबर थे। अब देखो, हिंदू महासभा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1914 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। आपने बहुत बार पढ़ रखा है कि हिंदू महासभा की स्थापना 1914 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी आप ध्यान रखें कि इसको जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी जो है वो जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो 1925 में नागपुर में उसके बाद स्थापित किया गया और KB हेगवार के द्वारा जो था वो इसको स्थापित किया गया था। और फर्स्ट जो ऑल इंडिया हिंदू महासभा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी वो हरिद्वार में 1915 में जो था वो ऑर्गेनाइज की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो उस दौरान जो था वो गांधी जी ने नारा भी दिया करो या मरो का, और अलग अलग उस टाइम पैरेलल गवर्नमेंट भी जो है वो बनकर सामने आई, परंतु उसमें जो है वो देखने को मिलता है कि हिंदू महासभा ने जो था वो बाइकॉट इस मूवमेंट को कर दिया था। ये भी यहाँ पर देखने को मिला था। अब कहीं पर ना, कई किताबों में आपको हिंदू महासभा की स्थापना को लेकर भी डाउट हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे तो 1914 में इसकी स्थापना लिखी गई है और कहीं पर 1915 में भी जो है वो इसकी स्थापना लिखी गई है। जब 1914-15 में इसकी स्थापना हुई थी तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था वो उस टाइम वाइसराय हुआ करते थे। वो भी आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम वाइसराय कौन हुआ करते थे। और ये जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो तो एग्जैक्ट है, वो तो आपको ध्यान रखनी है कि 1915 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा की कॉन्फ्रेंस हुई थी हरिद्वार में 1915। ये आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है। और 1914-15 मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसकी स्थापना है, कहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, उसमें डाउट ना रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं यहाँ पर हु मूव्ड द मेन रेवोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट नागपुर इन 1920। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था। देखो, पहले तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1920 का सेशन था ना, वो 1920 में हुआ था। 1920 का सेशन था ना, वो नागपुर में हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ था ये सेशन, नागपुर में हुआ था 1920 का सेशन। अब इसमें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि इसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा जो था वो प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था CR दास के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। CR दास के द्वारा जो था वो इसको प्रस्तुत किया गया था। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशन जो हुए ना, उनके बारे में आप ध्यान रखें। 1920 का जो ये सेशन था ना, ये नागपुर में हुआ और CR दास के द्वारा जो था वो यहाँ पर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो था ये प्रस्ताव रखा गया था। 1920 का सेशन प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया था? तो ये C विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशन जो था वो अलग अलग ईयर में हुआ। जैसे कि पहला ही सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, WC बनर्जी के द्वारा जो था वो इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1886 का सेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। काफ़ी टाइम से हमने सेशन रिवाइज नहीं किया है तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1905 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1906 का सेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1907 का सेशन जहाँ पर कांग्रेस जो है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है स्प्लिट हो जाती है, दो भागों में बंट जाती है। ये सेशन सूरत में होता है और रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं। और 1908 का सेशन भी जो है वो रास बिहारी घोष जी के द्वारा ही मद्रास में इसकी अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद सीधा रूप में हम बात करते हैं 1920 का सेशन था वो नागपुर में हुआ था, C विजय राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
मोतीलाल नेहरू की बात करें तो 1919 में अमृतसर में एक सेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो पटेल जी ने जो था वो 1931 का सेशन जो था वो कराची में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो था वो इन्होंने की थी। और जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था वो 1929 का सेशन था, लाहौर में इसकी अध्यक्षता जो था वो की थी। तो ये 1929 का सेशन आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने हमारे पास अलग अलग सेशन हो गए जो अलग अलग लीडर्स के द्वारा जो था वो इनकी अध्यक्षता की गई थी। अगर आपको याद हो ना तो हमने महात्मा गांधी जी का सेशन तो आपको नहीं भूल सकता, क्योंकि बहुत बार रिवाइज हो चुका है, एक बार नहीं हज़ारों बार रिवाइज हो चुका है हमारी वीडियोज़ में। 1924 का सेशन था बेलगाम कर्नाटक में, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस सेशन को आप नहीं भूल सकते क्योंकि ये बहुत बार हमने रिवाइज कर रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर व्हेन वॉज सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वो कब किया था। सेकंड नंबर के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है वो आपने ध्यान रखना है कि कब स्टार्ट हुआ था, 1932 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी 1932 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 1932 में था, चलो सही बात है। जब 1932 में ये स्टार्ट होता है तो उस टाइम वाइसराय जो है वो इंडिया के लॉर्ड विलिंगडन जो है वो होते हैं। लॉर्ड विलिंगडन के टाइम में ही जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो सेकंड सेशन चलता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का वो चलता है। इनके कार्यकाल के दौरान ही तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में वो भी जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो होती है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी की जाती है। 1936 में जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो पहला फेज था उसकी थोड़ी सी अगर आप बेसिक जानेंगे तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और 1930 में 1930 में जो था ये स्टार्ट कर दिया गया था। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, दांडी मार्च के बारे में आपने सुना है, जो दांडी मार्च आपने पढ़ी है, आपको पता होगा कि कब से लेकर कब तक हुई थी, परंतु मुझे आपने क्या बताना है कि दांडी मार्च जब हुई थी तो उस टाइम भारत के वाइसराय कौन हुआ करते थे। आपने वाइसराय का नाम बताना है जो उस दौरान जो था वो हुआ करते थे दांडी मार्च के दौरान। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास आपके लिए हो गया। और यहाँ से अगर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लें तो हमने लॉर्ड विलिंगडन के बारे में पढ़ा था। तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ये भी जो था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और उस टाइम ईयर कौन सा था ये आपको पता ही होगा, 1932 की ये बात है। और लॉर्ड विलिंगडन उस दौरान हुआ करते थे वाइसराय। ये आप ध्यान रखें। अब देखो, हर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे, अपना टेलीग्राम ओपन करेंगे, वहाँ से सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जो है वो मिलती रहे जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करे। क्योंकि टेलीग्राम पर आपको जल्दी से अपडेट दे दी जाती है, चाहे वो कोई सी भी अपडेट हो, न्यूज़पेपर की कटिंग हो, वो भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाए। और इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।